हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को पिछली क्लास में सीख चुका था। अब हम इसे प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य कोई भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे। तो 0 के अपान नीचे 1 लिखेंगे तो ये p/q हो गया। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए q नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे 0 आ जाता है, अंश बटे हर में अगर 0 आ जाता है तो अनंत हो जाएगा, तो उसको आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि 0 शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के देखिए 2 नियम है। एक नियम क्लास 9th में है, एक नियम क्लास 10th में है। तो हम दोनों नियम बता देते हैं, दोनों नियम आसानी है। ठीक, तो पहला नियम क्या है? मेथड 1, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या चाहिए। कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6। तो n की वैल्यू हो जाती है, जितनी संख्या चाहती है वो n का मान लेता है। तो n बराबर कितना हो गया? 6। अच्छा, हमको अगर परिमेय संख्या निकालनी है 6, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, हमेशा n+1 निकाल देंगे। तो 6+1 कितना हो गया? 7। अभी जो 7 है उस ये दोनों संख्या में 3 और 4 में अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 में गुणा करेंगे 7/7, तो 21/7 हो गया। 7 × 21, 21/7। और 4 में करेंगे तो 7/7, 7 × 28/7। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि 21 और 28 के बीच में आप आराम से 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, बीच में बोला है इसलिए 21/7 और 28/7 को छोड़ देंगे। ठीक, ये है आपका सिंपल मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ये भी इजी है। इसमें क्या करते हैं, देखिए n बराबर 6, उसमें जैसे मान लेते उसी तरह इसमें भी मान लेंगे n बराबर 6। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बड़ी है उसको हम क्या मानते हैं? हमेशा y, क्योंकि y हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? x से। तो इसका मतलब कि जो संख्या बड़ी है उसको y मान लीजिए, जो संख्या छोटी है उसको 3 मान लीजिए। मतलब जो संख्या छोटी है उसको x मान लीजिए, जो संख्या बड़ी है उसको y मान लीजिए। ठीक, तो फार्मूला होता है d = y - x/n+1। ठीक है, y - x/n+1। ठीक, तो y की वैल्यू कितना है? 4 - 3/6+1। 4 में से 3 गया, 1/7। तो ये d का माना गया। d क्या आता है? इन दोनों के बीच का अंतर, सार्वंतर इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर निकाल लिया हमने, तो अब बहुत आसान हो गया। देखिए पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो x + d लिखते हैं। दूसरी के लिए x + 2d, हमेशा d में सार्वंतर में गुणा करेंगे, ना कि x में करेंगे, ना कि y में। तो पहली परिमेय संख्या x + d, दूसरी परिमेय संख्या x + 2d, तीसरी परिमेय संख्या x + 3d, चौथी परिमेय संख्या x + 4d, पाँचवीं परिमेय संख्या x + 5d और छठवीं परिमेय संख्या x + 6d। ठीक है, x + 6d। अब देखिए, अब x की वैल्यू 3 है और d कितना निकाला हमने? 1/7। तब इसका क्या है? लसल ले 7 × 21, 21 × 22/7। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या x + 2d होता है तो 3 + 2 × 1/7। 3 + 2/7 तो 7 × 21, 21, 22, 23, 23/7। फिर x + 3d, 3 + 3 × 1/7। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 3/7। तो 7 × 21, 21, 3, 24/7। चौथी परिमेय संख्या कैसे निकलेगी? 3 + 4 × 1/7, 3 + 4/7। तो 7 × 21, 4, 25/7। फिर पचवीं कैसे निकलेगी? 3 + 5d, मतलब 5 × d का मान 1/7, तो 3 + 5/7। तो 7 × 21, 5, 26/7। अब इधर क्या है? छठवीं परिमेय संख्या x + 6d, 3 + 6, यहाँ 6 है, 6 × 1/7, 3 + 6/7, 7 × 21, 21, 27/7।
ठीक है, हमने निकाल लिया। उसके बाद लास्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखने से थोड़ा सा अच्छा होता है। लिखेंगे 6 परिमेय संख्या डैश करेंगे, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 22 बटे के साथ, 23 बटे के साथ, 24 बटे के साथ, 25 बटे के साथ, 26 बटे के साथ, 27 बटे के साथ, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दें। यह हमारा सोल्यूशन खत्म होता है। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों ईजी है, बस प्रैक्टिस करना है इस पर। फिर से ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए भिन्न में दे दिया है तो आपको बड़ा छोटा अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छा नियम क्या है, पहली परिमेय संख्या लिख लीजिए, दूसरी परिमेय संख्या, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 20 बड़ा है कि 15, 20 बड़ा है। जो बड़ा है वो वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो जो बड़ा है उसको y मान लीजिए, जो छोटा है उसको x मान लीजिए। n की वैल्यू दिया ही है, तो d के मान क्या होगा, y - x/n+1, 4/5 - 3/5/5 + 1। अब देखिए यहाँ पे लसा 5 हो जाएगा, 4 - 3 5, अच्छा ये 5 1 6 6 बटे के 1, पहला वाला ऊपर जाता है, दूसरा वाला तीसरा वाला दूसरे के पास, एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 5 6 का 30। तो d का मान कितना आ गया बच्चों, 1 बटे के, अच्छा d का मान आ गया, तो x + d पहली परिमेय संख्या 3/5 + 1/30, लसा 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, 6 3 18, 18 + 1 बटे के 30, 19 बटे के 30। x + 2d 3/5 + 2 × 1/30, तो 3/5 + 2/30, यहाँ 5 30 का लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 5 6 का 30, 5 6 का 30, 6 18 + 2 20 बटे के 30। आप चाहें तो यहाँ कट कर लें और कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरी परिमेय संख्या x + 3d, तो 3/5 + 3 × 1/30, 3/5 + 3/30, 5 30 का लसा बच्चों 30, फिर 5 6 का 30, 6 18 + 3 21 बटे के 18, 3 जोड़ेंगे 21 बटे के 30। x + 4d 3/5 + 4 × 1/30, 3/5 + 4/30, तो फिर 5 30 का लसा 30 हो जाएगा, तो 6 3 18 + 4, 30 से कम 30 4, तो 18 4 22 बटे के 30। x + 5d इसका क्या होगा, 3 बटे के 5 + 5 × 1/30, 3/5 + 5/30, 5 30 का लसा फिर से 30, 5 6 का 30, 6 3 18 + 5 बटे के 30, 23 बटे के 30। फिर 5 परिमेय संख्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बना के सभी परिमेय संख्या को इसके अंदर लिख लीजिए, 19 बटे के 30, 20 बटे के 30, 21 बटे के 30, 22 बटे के 30, 23 बटे के 30। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। n से दिखाते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों, क्योंकि पूरी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक तो आ ही रही है, ठीक। लेकिन इसका उल्टा अगर पूछता तो गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो बोलेंगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे यस, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है। तो पहले पूर्णांक लिख लीजिए, पूर्णांक में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, प्लस भी आता है, ठीक। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये तो गलत बात है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए यहाँ तक तो ठीक था कंडीशन, लेकिन जैसे ही माइनस में घुसेंगे वो पूर्ण संख्या तो नहीं होती है। तो लिखेंगे क्या आंसर में, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगली टॉपिक देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसमें q 0 हो सकता है, ठीक है। p तो 0 हो ना, उसे नहीं फर्क पड़ता है, इसमें q भी 0 हो सकता है। इसका मतलब जो संख्या रूट से बाहर निकलेगी वो भी आपकी अपरिमेय में आएगी, जैसे √2, √5, √6, पाई भी,
आपकी परिमेय संख्या है 1/0। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कंसेप्ट में, पाई के आपके 3 मान होते हैं, 22/7, फिर आपके पाई खुद होता है और एक होता है 3.14 डॉट डॉट कर। तो ये आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए तो समझ गए, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो उदाहरण में क्या होगा, जैसे √2, √5, √6, पाई, 1/0। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये देखिए बड़ा सिंपल होता है, इसमें इस क्वेश्चन में बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, कितनी भी दूरी का एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, एक पॉइंट O मान लेंगे, एक बिंदु O मान लेंगे। O से हम 1 यूनिट की दूरी लेंगे। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। अगर आपके स्केल में दूरी कम पड़ी 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूरी एक ही मानेंगे। अगर नीचे 2 को 1 माने तो ऊपर भी 2 को 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर की मैंने दूरी ले ली, 1 यूनिट। यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक चाप खींचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का हमें कोण बनाना है। ये बिंदु O हो गया है। जहाँ पे दूसरा बिंदु 1 यूनिट का खींचे वहाँ बिंदु B मान लेते हैं। बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 डिग्री का कोण, एक चाप खींचेंगे, फिर 60 60, फिर ऐसे, फिर एक सीधी रेखा को खींचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90। अब यहाँ से बिंदु B से 1 यूनिट, जितनी दूरी नीचे लेते उतनी दूरी पे लेके C पे कट कर देंगे। जहाँ पे पॉइंट कट आएगा A से C को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, इतना काम होने के बाद अब देखिए ये AB की लेंथ कितनी है, 1 है, क्योंकि 1 माना है। और BC की लेंथ भी कितना है, ये भी 1 है। तो क्या AC की लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसको शॉर्ट में PGT कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका बच्चों, 1, और आधार कितना है, 1। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, AC स्क्वायर इक्वल टू 2, AC इक्वल टू √2। इस AC की दूरी कितनी है, √2। तो जितना 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके चल रहे हैं, तो उसी 1 सेंटीमीटर की दूरी बिंदु B से इस C पे रखेंगे, जहाँ कट आपने मारा है वहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन करके नीचे गिराएंगे। जहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुए आपको, वो किसका मानोगे, √2 का। देखिए नोट क्या है, √2, √3, √4 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए 1 यूनिट की दूरी लेते हैं। ठीक, अच्छा अब मान लिया आपको √3 को दिखाने के लिए आ गया, तो आप डायरेक्ट √3 को नहीं दिखा सकते संख्या रेखा पे। √3 को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें किसे दिखाना होगा, √2 को। फिर उसके बाद सेम काम यहाँ से फिर से करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। सेम काम फिर यहाँ से करेंगे, यही काम फिर यहाँ से करने के बाद फिर जो बिंदु गिराएंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। फिर यहाँ से जो बिंदु गिराएंगे वो आपका किसकी वैल्यू होगी, √3 की। तो याद करने वाली, मतलब समझने वाली बात क्या है, √2 को हम डायरेक्ट बना सकते हैं, √3 को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए हमको √2 बनाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा √4 बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? √4 की वैल्यू 2 होती है, वो तो सीधे संख्या रेखा पे होता है। √5 को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √5 को आप बना सकते हैं, आगे क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, √5 को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बट √3 को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको √2 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम 1.2 को देखेंगे। ठीक।